नावल लिटिल वुमन, राइटर लुइजा मे एल्कॉट। बाब अव्वल। उन्वान यात्री खेलना। क्रिसमस तो क्रिसमस ही नहीं लगती जब कोई तोहफा ना मिले, जो ने कालीन पर लेटे लेटे बेजारी से कहा। कितना बुरा लगता है गरीब होना। मैग ने अपनी पुरानी फ्रॉक को देखते हुए ठंडी आह भरी। मुझे तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि कुछ लड़कियों के पास इतनी सारी खूबसूरत चीजें हों और बाकियों के पास कुछ भी ना हो, छोटी एमी ने नाक सिकोड़ते हुए कहा। हमारे पास अम्मी अब्बू हैं और हम सब एक दूसरे के साथ हैं, बेथ ने कोने से खुश होकर कहा। आग की रोशनी में इन चारों चेहरों पर खुशी की झलक आ गई, मगर फिर जो ने उदास होकर कहा, हमारे अब्बू हमसे दूर हैं और न जाने कब तक दूर रहेंगे। उसने शायद कभी ना हो नहीं कहा, लेकिन सबने दिल ही दिल में वो सोच लिया, क्योंकि अब्बू बहुत दूर जंग के मैदान में थे। कुछ देर तक कमरे में खामोशी छाई रही। फिर मैग ने बदले हुए लहजे में कहा, तुम जानती हो कि अम्मी ने इस साल क्रिसमस पर तोहफे ना लेने की तजवीज़ क्यों दी थी? क्योंकि ये सर्दियां सबके लिए मुश्किल होने वाली हैं। अम्मी का ख्याल है कि जब हमारे फौजी इतनी तकलीफ उठा रहे हैं तो हमें अपनी खुशियों पर पैसा खर्च नहीं करना चाहिए। हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, मगर अपने हिस्से की छोटी कुर्बानियां दे सकते हैं और ये खुशी खुशी देनी चाहिए। लेकिन मुझे डर है कि मैं खुशी से नहीं दे रही। और मैग ने पछतावे से सर हिलाया, क्योंकि उसे याद आ रहा था कि वो कितनी खूबसूरत चीजें लेना चाहती थी। लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि जो थोड़ा सा हम खर्च करेंगे वो कोई बड़ा फर्क डालेगा। हमारे पास तो सिर्फ एक डॉलर है और फौज को इससे ज्यादा मदद नहीं मिलेगी। मैं तो मानती हूँ कि हमें अम्मी और तुम सबसे कोई चीज लेने की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, लेकिन मैं अंडाइन और सिंट्रान जरूर खरीदना चाहती हूँ। मेरी कब से ये ख्वाहिश है, जो ने कहा, जो किताबों की शौकीन थी। मैंने तो अपना रकम नया म्यूजिक खरीदने पर खर्च करने का सोचा था। बेथ ने हल्की सी आह भरी, जो सिर्फ चूल्हे के ब्रश और केटली के नीचे वाले कपड़े ने सुनी। मैं तो फेबर के खूबसूरत ड्राइंग पेंसिल्स खरीदूंगी, वाकई मुझे उनकी जरूरत है, एमी ने पुरअज़्म लहजे में कहा। अम्मी ने तो हमारी रकम के बारे में कुछ नहीं कहा और ना वो चाहेंगे कि हम सब कुछ छोड़ दें। चलो हम सब अपनी अपनी पसंद की चीज खरीदते हैं और थोड़ी खुशी मना लेते हैं। आखिर हम इतनी मेहनत करते हैं, इतनी खुशी तो हम हक में रखते हैं। जो ने अपने जूते की एड़ी को जरा तनकीदी अंदाज में देखते हुए कहा। मेरा भी दिल चाहता है कि घर पर आराम से वक्त गुजारूं, जबकि मैं सारा दिन इन तंग करने वाले बच्चों को पढ़ाती रहती हूँ, मैग ने फिर शिकवा भरी आवाज में कहा। हाँ, मैं जानती हूँ कि तुम ऐसा करती हो, लेकिन तुम्हें तो आधी मुश्किल भी नहीं होती जितनी मुझे होती है। तुम्हें कैसा लगेगा तुम्हें घंटों एक चिड़चिड़ी नुक्ताचीनी करने वाली बूढ़ी औरत के साथ बंद रहना पड़े, जो तुम्हें इधर उधर भगाती रहे, कभी खुश ना हो और इतना तंग करे कि तुम्हारा दिल चाहे कि खिड़की से छलांग लगा दो या बैठकर रोने लगो। ये बात तो ठीक नहीं कि हम शिकायत करें, लेकिन मुझे बर्तन धोना और चीजें साफ सुथरी रखना दुनिया का सबसे बुरा काम लगता है। ये मुझे चिड़चिड़ा बना देता है और मेरे हाथ इतने अकड़ जाते हैं कि मैं अच्छी तरह मश्क भी नहीं कर पाती। बेथ ने अपने खुरदरे हाथों को देखते हुए एक आह भरी, जो इस बार सबने सुन ली। मुझे तो लगता है तुम में से किसी को भी मेरी तरह तकलीफ नहीं होती, एमी ने कहा। तुम्हें स्कूल नहीं जाना पड़ता जहां बदतमीज लड़कियां हों, जो सबक याद ना होने पर तंग करें, तुम्हारे कपड़ों पर हंसे, और अगर तुम्हारे अब्बू अमीर ना हो तो उनका मजाक उड़ाएं, और नाक अच्छी ना हो तो ताने दे। अगर तुम्हारा मतलब लेबल नहीं बल्कि लाइबल है तो वो ही कहना चाहिए, लेबल मत कहो। ऐसे लगता है जैसे अब्बू अचार की बोतल हो, जो ने हंसते हुए कहा। मैं जानती हूं मैंने क्या कहा है और तुम्हें मेरा मजाक उड़ाने की जरूरत नहीं है। अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करने चाहिए और अपनी लुगत बेहतर करनी चाहिए, एमी ने शान से जवाब दिया। बस बस आपस में लड़ो मत बच्चों। जो काश हमारे पास वो पैसे होते जो अब्बू ने उस वक्त खो दिए थे जब हम छोटे थे। कितने खुश और बेफिक्र होते हम, मैग ने कहा, जो बेहतर दिनों को याद कर सकती थी। लेकिन तुमने पिछले दिन कहा था कि हम तो किंग बच्चों से ज्यादा खुश हैं, क्योंकि वो अपने पैसों के बावजूद हर वक्त झगड़ते और लड़ते रहते हैं। हाँ बेथ, मैंने यही कहा था और मुझे अब भी यही लगता है। हालांकि हमें मेहनत करनी पड़ती है, मगर हम अपनी हालात पर खुश हैं और एक खुश मिजाज सा ग्रुप हैं जो कहती है। जो तुम कितने अजीबोगरीब लफ्ज इस्तेमाल करती हो, एमी ने लंबी सी जो को कालीन पर फैली हुई देखकर तनकीदी निगाह डाली। जो फौरन सीधी बैठ गई, हाथ जेब में डाले और सीटी बजाने लगी। जो मत करो, ये तो लड़कों वाला अंदाज है, इसीलिए तो करती हूँ। मुझे बदतमीज और गैर शाइस्ता लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं, और मुझे बनावटी नफीस बनने वाली लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं। परिंदे भी तो अपने घोंसलों में अमन से रहते हैं,
बेथ ने सुलझू अंदाज में गाना गाया और इतनी मजाहिया शक्ल बनाई कि दोनों की तेज आवाजें नरम पड़कर हंसी में बदल गई और यूं उनका झगड़ा खत्म हो गया। सच कहूं तो दोनों ही कसूरवार हो, मैग ने बड़े बहन वाले अंदाज में नसीहत शुरू की। जो अब तुम्हारी उम्र इतनी हो गई है कि लड़कों जैसी हरकतें छोड़कर तमीज से रहो। छोटी थी तो बात और थी, लेकिन अब तुम लंबी हो गई हो, बाल बांधती हो, तो याद रखो कि अब तुम एक जवान लड़की हो। अभी नहीं, जो ने नरमी से जवाब दिया, लेकिन मुझे लगता है कि द विचेस कर्स एन ऑपरेटिक ट्रेजेडी काफ़ी अच्छी चीज़ है, मगर काश हमें बैंक वो के लिए एक खुफिया दरवाज़ा यानी ट्रैपडोर मिल जाए तो मैं मकबेथ कहने की कोशिश करूं। मैं हमेशा कत्ल करने वाला किरदार अदा करना चाहती हूँ। क्या ये वही खंजर है जो मैं अपने सामने देख रही हूँ? जो ने मशहूर अलमिया अदाकार की तरह आंखें घुमाते हुए और हवा में हाथ लहराते हुए बड़बड़ाई। नहीं, ये तो टोस्टिंग फोक है जिस पर अम्मी का जूता है, रोटी की जगह। बेथ तो बिल्कुल स्टेज की दिलदादा हो गई है, मैग ने हंसते हुए कहा, और रिहर्सल एक जबरदस्त कहकहे पर खत्म हुई। अच्छा लगा तुम सबको इतना खुश देखकर मेरी बच्चियों। दरवाजे पर एक खुशगवार आवाज गूंजी और फनकार और नाजरीन सब एक लंबी माँ जैसी औरत की तरफ मुतवज्जे हुए जिसके चेहरे पर ऐसा तासुर था जैसे कह रही हो, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, जो देखने में बहुत दिलकश मालूम होता था। वो नफासत से तो नहीं सजी थी मगर बहुत बावकार औरत थी और लड़कियों को लगता था कि उसका खाकस्तरी रंग का चौगा और पुराना सा बोनेट दुनिया की सबसे शानदार माँ को छुपाए हुए हैं। तो बच्चों, आज दिन कैसे गुजरा? कल रवानगी के लिए बक्से तैयार करने में इतना काम था कि मैं दोपहर के खाने पर घर ही नहीं आ सकी। कोई आया था बेथ? तुम्हारा नज़ला ज़ुकाम कैसा है मैग? जो तुम तो बहुत थकी हुई लग रही हो, आओ मुझे बोसा दो गुड़िया। माँ जैसी मोहब्बत भरी बातें करते हुए मिसेस मार्च ने अपने भीगे कपड़े उतारे, गर्म जूते पहने और आरामदाह कुर्सी पर बैठते हुए एमी को गोद में खींच लिया ताकि अपने मसरूफ दिन का सबसे खुशगवार लम्हा जी भर के महसूस करे। लड़कियां फौरन इधर उधर दौड़ने लगीं ताकि सब कुछ आरामदा हो जाए। मैग ने चाय की मेज़ दुरुस्त की, जो लकड़ियां ले आई और कुर्सियां रखीं, लेकिन जो चीज़ छूती वो गिरा देती या खड़खड़ाहट पैदा कर देती। बेथ खामोशी से और लगन से किचन और बैठक के बीच आती जाती रही, जबकि एमी हाथ बांधे सबको हिदायतें देती बैठी रही। जब सब मेज़ के गिर्द बैठ गईं तो मिसेस मार्च ने खास खुशी से कहा, खाने के बाद मैं तुम्हारे लिए खुशखबरी रखी है। एकदम रोशन मुस्कान ऐसे फैल गई जैसे सूरज की किरण कमरे में आ गई हो। बेथ ने हाथ में पकड़ा बिस्किट भूलकर खुशी से तालियां बजाईं और जो ने अपना नैपकिन उछालकर कहा, खत आया है, खत आया है बाबा का, और फिर 3 बार जय हो कहा। हाँ, एक लंबा खूबसूरत खत है। वो खैरियत से हैं और कहते हैं कि सर्दी का मौसम जितना हमने डरावना समझा था उससे बेहतर गुजर जाएगा। वो क्रिसमस के लिए ढेरों मोहब्बत भरी दुआएं भेज रहे हैं और तुम लड़कियों के लिए खास पैगाम भी भेजा है। मिसेस मार्च ने कहा और जेब पर ऐसे हाथ फेरा जैसे वहाँ कोई कीमती खजाना रखा हो। जल्दी खत्म करो, अपनी छोटी उंगली को नखरे से टेढ़ा करके और प्लेट पर मुस्कुरा मुस्कुरा कर मत बैठो एमी। जो ने चाय में खांसते खांसते और इतनी जल्दी में अपनी रोटी मक्खन वाली प्लेट से नीचे गिरा बैठी थी ताकि उस खुशखबरी तक पहुंच सके। बेथ ने और कुछ न खाया बल्कि चुपके से अपने सायेदार कोने में जाकर बैठ गई ताकि उस खुशी को अपने दिल में दोहराती रहे तब तक कि बाकी सब तैयार हो जाएं। मेरे ख्याल में ये बहुत शानदार बात थी कि बाबा ने पादरी बनने का फैसला किया, हालांकि वो भर्ती के लिए बहुत बूढ़े थे और सिपाही बनने के लिए काफ़ी मजबूत भी नहीं थे। मैग ने कहा, मैं काश एज अ ड्रमर लड़की जा सकती या विवन क्या कहते हैं उसे, या नर्स बन के वहाँ रहती ताकि उनके करीब रह सकूं और उनकी मदद कर सकूं। जो ने आह भरते हुए कहा, यकीनन ये बहुत तकलीफदेह होगा कि खेमे में सोया जाए, हर किस्म की बदमज़ा चीज़ें खाई जाएं और टिन के मग से पानी पिया जाए। एमी ने अफसोस से कहा, वो कब वापस आएंगे मम्मी? बेथ ने लरसती हुई आवाज़ में पूछा। बहुत महीनों तक नहीं प्यारी, जब तक वो बीमार ना हो जाएं। वो वहाँ रहेंगे और अपना काम ईमानदारी से करते रहेंगे जब तक वो कर सकते हैं, और हम उन्हें एक लम्हे से पहले भी वापस बुलाने की कोशिश नहीं करेंगे जब तक कि वो फारिग ना हो जाएं। आओ अब खत सुनो। फौजी चूते जितने अच्छे मिल सके, जो ने जोश से कहा। कुछ रुमाल सबकी सब कुने लगे हुए, बेथ ने कहा। मैं एक छोटी सी शीशी कोलोन की लूंगी, उन्हें पसंद है और उसकी कीमत भी ज्यादा नहीं होगी। इस तरह मेरे पास पेंसिल खरीदने के लिए कुछ पैसे बच जाएंगे। एमी ने खुश होकर कहा। ये सब चीजें हम देंगे किस तरह? मैग ने पूछा।
उन्हें मेज़ पर रख देंगे और फिर माँ को अंदर बुलाएंगे और देखेंगे कि वो किस तरह पैकेट खोलती हैं। याद है, बचपन में हम यही किया करते थे अपनी सालगिरह पर, जो ने कहा। मुझे तो हमेशा बहुत डर लगता था जब मेरी बारी आती थी कि कुर्सी पर ताज पहनकर बैठूं और तुम सब घूम घूम कर तोहफे दो और साथ बोसा दो। मुझे तोहफे और बोसे पसंद थे, लेकिन तुम सबका मुझे देखते रहना बहुत खौफनाक लगता था, बेथ ने कहा, जो उस वक्त रोटी भी सेंक रही थी और अपने चेहरे को आग से ताप भी रही थी। आओ, मम्मी को यही सोचने दें कि हम अपने लिए चीज़ें ले रहे हैं और फिर उसे हैरान करें। हमें कल दोपहर को बाजार जाना होगा मैग, क्रिसमस रात के खेल के बारे में भी बहुत सा काम करना है, जो ने कहा, और हाथ पुश्त पर बांधकर नाक फिजा में बुलंद किए कमरे में टहलने लगी। मैंने तय कर लिया कि इस बार के बाद अब अदाकारी नहीं करूंगी। मैं अब बड़ी हो रही हूं और ऐसे खेल मेरे लिए मुनासिब नहीं, मैग ने कहा, जो हकीकत में अब भी कॉस्ट्यूम में छोटी बच्ची जैसी लग रही थी। तुम कभी नहीं रुकोगी, ये मैं जानती हूँ, जब तक तुम सफ़ेद लंबी फ्रॉक पहनकर, बाल खोलकर और सुनहरी कागज के जीवर लगाकर स्टेज पर आ सकती हो। तुम तो हमारी सबसे अच्छी अदाकारा हो, और अगर तुमने छोड़ दिया तो सब खत्म हो जाएगा, जो ने कहा। हमें आज रात रिहर्सल करनी चाहिए। आओ एमी, और बेहोशी वाला सीन करो, क्योंकि तुम इसमें लाठी की तरह अकड़ जाती हो। मैं क्या करूं, मैंने कभी किसी को बेहोश होते नहीं देखा, और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी तरह धड़ाम से गिरकर अपने आप को नीला पीला कर लूं। अगर मैं आहिस्ता गिर सकती हूं तो ठीक है, वरना मैं कुर्सी पर गिर जाऊंगी और खूबसूरती से बैठ जाऊंगी। मुझे कोई परवाह नहीं अगर ह्यूगो पिस्तौल लेकर मेरे पीछे आ भी जाए, एमी ने कहा, जो ड्रामाई सलाहियत से महरूम थी, मगर उसे चुना गया था क्योंकि वो इतनी छोटी थी कि विलन उसे आसानी से चीखते हुए स्टेज से बाहर उठाकर ले जा सकता था। अपने हाथ यूं बांधो और लड़खड़ाते हुए कमरे में जाओ और चीखते हुए कहो, रॉड्रिगो मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। और जो ने एक जबरदस्त चीख मारी जो वाकई सनसनीखेज थी। एमी ने हाथ पीछे करने की कोशिश की, लेकिन उसने अपने हाथ सीधे आगे निकाल लिए और ऐसे चली जैसे कोई मशीन हो, और उसकी आह की आवाज़ ऐसे लग रही थी जैसे किसी ने सुइयां चुभोई हों, न कि खौफ या दर्द से। जो ने मायूस होकर एक कराह भरी। मैं हंस पड़ी और बेथ अपनी रोटी जलने देती रही क्योंकि वो मज़ा ले रही थी। कुछ नहीं हो सकता, जो हो सके वक्त पर करना, और अगर नाजरीन हंस पड़ें तो मुझे इल्ज़ाम न देना। चलो मैग। फिर सब कुछ अच्छे तरीके से चलने लगा, क्योंकि डॉन पेड्रो ने 2 सफ़ात पर ऐसी तकरीर की जिसमें एक लम्हे का भी वक्फा नहीं था, और उसने दुनिया को ललकारा। हागर नाम की चुड़ैल ने अपनी खौलती हुई देगची पर खौफनाक मंतर पढ़ा, जिससे एक अजीब सा असर पैदा हुआ। रॉड्रिगो ने अपनी जंजीरों को बहादुरी से तोड़ डाला, और ह्यूगो पछतावे और जहरे अर्सेनिक के अजाब में तड़पते हुए मर गया, और मरते मरते एक पागलों जैसी हंसी हंसा। हाँ हाँ, ये तो अब तक का सबसे अच्छा शो था, मैग ने कहा, जब मरने वाला विलन बैठकर अपनी कोहनियों को सहला रहा था। मुझे समझ नहीं आता कि तुम इतनी शानदार कहानियां कैसे लिख लेती हो और खुद ही उनमें खेल भी लेती हो। तुम तो बिल्कुल शेक्सपियर हो, बेथ ने हैरानी से कहा, जो पुख्ता यकीन रखती थी कि उसकी बहनों को हर चीज में गैर मामूली कमाल हासिल है। अभी नहीं, जो ने नरमी से जवाब दिया, लेकिन मुझे लगता है कि द विचेस कर्स एन ऑपरेटिक ट्रेजेडी काफ़ी अच्छी चीज़ है, मगर काश हमें बैंकवो के लिए एक खुफिया दरवाज़ा यानी ट्रैपडोर मिल जाए तो मैं मकबेथ कहने की कोशिश करूं। मैं हमेशा कत्ल करने वाला किरदार अदा करना चाहती हूं। क्या ये वही खंजर है जो मैं अपने सामने देख रही हूं? जो ने मशहूर अलमिया अदाकार की तरह आंखें घुमाते हुए और हवा में हाथ लहराते हुए बड़बड़ाई। नहीं, ये तो टोस्टिंग फोक है, जिस पर अम्मी का जूता है रोटी की जगह। बेथ तो बिल्कुल स्टेज की दिलदादा हो गई है, मैग ने हंसते हुए कहा, और रिहर्सल एक जबरदस्त कहकहे पर खत्म हुई। अच्छा लगा तुम सबको इतना खुश देखकर मेरी बच्चियों। दरवाजे पर एक खुशगवार आवाज़ गूंजी, और फनकार और नाजरीन सब एक लंबी माँ जैसी औरत की तरफ मुतवज्जे हुए, जिसके चेहरे पर ऐसा तासुर था जैसे कह रही हो, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, जो देखने में बहुत दिलकश मालूम होता था। वो नफासत से तो नहीं सजी थी, मगर बहुत बावकार औरत थी, और लड़कियों को लगता था कि उसका खाकस्तरी रंग का चौगा और पुराना सा बोनेट दुनिया की सबसे शानदार माँ को छुपाए हुए हैं। तो बच्चों, आज दिन कैसे गुजरा? कल रवानगी के लिए बक्से तैयार करने में इतना काम था कि मैं दोपहर के खाने पर घर ही नहीं आ सकी। कोई आया था बेथ? तुम्हारा नज़ला ज़ुकाम कैसा है मैग? जो तुम तो बहुत थकी हुई लग रही हो, आओ मुझे बोसा दो गुड़िया।
माँ जैसी मोहब्बत भरी बातें करते हुए मिसेस मार्च ने अपने भीगे कपड़े उतारे, गर्म जूते पहने और आरामदायक कुर्सी पर बैठते हुए एमी को गोद में खींच लिया ताकि अपने मसरूफ दिन का सबसे खुशगवार लम्हा जी भर के महसूस करे। लड़कियां फौरन इधर उधर दौड़ने लगीं ताकि सब कुछ आरामदा हो जाए। मैग ने चाय की मेज दुरुस्त की, जो लकड़ियां ले आई और कुर्सियां रखीं, लेकिन जो चीज छूती वो गिरा देती या खड़खड़ाहट पैदा कर देती। बेथ खामोशी से और लगन से किचन और बैठक के बीच आती जाती रही, जबकि एमी हाथ बांधे सबको हिदायतें देती बैठी रही। जब सब मेज के गिर्द बैठ गईं तो मिसेस मार्च ने खास खुशी से कहा, खाने के बाद मैं तुम्हारे लिए खुशखबरी रखी है। एकदम रोशन मुस्कान ऐसे फैल गई जैसे सूरज की किरण कमरे में आ गई हो। बेथ ने हाथ में पकड़ा बिस्किट भूलकर खुशी से तालियां बजाईं और जो ने अपना नैपकिन उछालकर कहा, खत आया है बाबा का, और फिर 3 बार जय हो कहा। हाँ, एक लंबा खूबसूरत खत है। वो खैरियत से हैं और कहते हैं कि सर्दी का मौसम जितना हमने डरावना समझा था उससे बेहतर गुजर जाएगा। वो क्रिसमस के लिए ढेरों मोहब्बत भरी दुआएं भेज रहे हैं और तुम लड़कियों के लिए खास पैगाम भी भेजा है। मिसेस मार्च ने कहा और जेब पर ऐसे हाथ फेरा जैसे वहां कोई कीमती खजाना रखा हो। जल्दी खत्म करो, अपनी छोटी उंगली को नखरे से टेढ़ा करके, और प्लेट पर मुस्कुरा मुस्कुरा कर मत बैठो एमी। जो ने चाय में खांसते खांसते और इतनी जल्दी में अपनी रोटी मक्खन वाली प्लेट से नीचे गिरा बैठी थी ताकि उस खुशखबरी तक पहुंच सके। बेथ ने और कुछ न खाया, बल्कि चुपके से अपने सायेदार कोने में जाकर बैठ गई ताकि उस खुशी को अपने दिल में दोहराती रहे तब तक कि बाकी सब तैयार हो जाएं। मेरे ख्याल में ये बहुत शानदार बात थी कि बाबा ने पादरी बनने का फैसला किया, हालांकि वो भर्ती के लिए बहुत बूढ़े थे और सिपाही बनने के लिए काफ़ी मजबूत भी नहीं थे। मैग ने कहा, मैं काश एज अ ड्रमर लड़की जा सकती, या विवन क्या कहते हैं उसे, या नर्स बन के वहाँ रहती ताकि उनके करीब रह सकूं और उनकी मदद कर सकूं। जो ने आह भरते हुए कहा, यकीनन ये बहुत तकलीफदेह होगा कि खैमे में सोया जाए, हर किस्म की बदमज़ा चीज़ें खाई जाएं और टिन के मग से पानी पिया जाए। एमी ने अफसोस से कहा, वो कब वापस आएंगे मम्मी? बेथ ने लरसती हुई आवाज़ में पूछा। बहुत महीनों तक नहीं प्यारी, जब तक वो बीमार ना हो जाएं। वो वहाँ रहेंगे और अपना काम ईमानदारी से करते रहेंगे जब तक वो कर सकते हैं, और हम उन्हें एक लम्हे से पहले भी वापस बुलाने की कोशिश नहीं करेंगे जब तक कि वो फारिग ना हो जाएं। आओ अब खत सुनो। सब आग के करीब आ बैठे। माँ बड़ी कुर्सी पर बैठी, बेथ उसके कदमों में, मैग और एमी कुर्सी के दोनों बाजुओं पर, और जो पीछे झुककर खड़ी रही ताकि अगर खत में कुछ जज्बाती हो तो कोई उसका रद्द अमल ना देख सके। उन मुश्किल दिनों में बहुत कम ऐसे खत लिखे जाते थे जो जज्बात से खाली हों, खास तौर पर वो खत जो बाप अपनी औलाद को भेजते थे। इस खत में मुसीबतों, खतरात और घर की याद का ज्यादा जिक्र न था। ये एक पूर्वउम्मीद खुशगवार खत था जिसमें कैंप की जिंदगी, मार्च और फौजी खबरें दिलचस्प अंदाज में लिखी गई थीं, और आखिर में लिखने वाले के दिल ने बेटियों के लिए मोहब्बत और तड़प का इजहार किया। उन्हें मेरी ढेरों मोहब्बत और एक बोसा देना। उन्हें बताना कि मैं दिन में उनके बारे में सोचता हूँ, रात में उनके लिए दुआ करता हूँ और हर वक्त उनकी मोहब्बत को अपनी सबसे बड़ी तसल्ली पाता हूँ। 1 साल बहुत लंबा लगता है उन्हें देखने के इंतज़ार में, मगर उन्हें याद दिलाना कि वो दिन ज़रूर आएगा। तब तक हम सबको मेहनत करनी चाहिए ताकि ये मुश्किल दिन ज़ाया ना हो। मुझे यकीन है कि वो मेरी हर बात याद रखेंगी, तुम्हारी फर्माबरदार बेटियां बनेंगी, अपना फ़र्ज़ ईमानदारी से अदा करेंगी, अपने दिल के दुश्मनों से बहादुरी से लड़ेंगी और खुद पर इतनी शानदार फतह पाएंगी कि जब मैं वापस आऊं तो मैं अपनी इन नन्ही ख़वातीन पर पहले से भी ज़्यादा फ़ख्र और मोहब्बत कर सकूं। जब इस हिस्से पर पहुंचे तो सब ने नाक सूंघी। जो को उस बड़े आंसू पर शर्मिंदगी न हुई जो उसकी नाक की नोक से टपक गया, और एमी को अपने बालों के बिगड़ने की परवाह न रही जब उसने अपना चेहरा माँ के कंधे में छिपा लिया और रोते हुए कहा, मैं बहुत खुदगर्ज लड़की हूँ, लेकिन मैं सचमुच बेहतर बनने की कोशिश करूंगी ताकि वो मुझसे मायूस ना हो जब वो वापस आए। हम सब बेहतर बनने की कोशिश करेंगे, मैग ने पुकारा। मैं अपनी शक्लो सूरत के बारे में बहुत सोचती हूँ और काम से नफरत करती हूँ, लेकिन अब नहीं करूँगी। मैं भी कोशिश करूँगी कि जैसा वो मुझे प्यार से कहते हैं, एक नन्ही खातून बनूं और बदतमीज़ और लड़कों जैसी ना बनूं, बल्कि अपना फ़र्ज़ यहीं अदा करूं बजाय ये चाहने के कि कहीं और रहूं, जो ने कहा, और सोचा कि घर में अपना गुस्सा काबू में रखना जनूबी महाज पर किसी बागी का सामना करने से कहीं ज़्यादा मुश्किल काम है।
बेथ ने कुछ न कहा, बस अपने आंसू नीली फौजी मोजे से पोंछे और पूरी दिलजमई से बुनाई में लग गई, ताकि वक्त ज़ाया ना हो और वही काम करे जो उसके सबसे करीब था। उसने अपने छोटे से खामोश दिल में अहद किया कि वो वैसे ही बनेगी जैसे बाबा चाहते हैं, ताकि जब साल गुजरे और वो खुशी का दिन आए जब वो घर लौटे तो उन्हें अपनी बेटी पर फख्र हो। जो की बात के बाद जो खामोशी छा गई थी उसे मिसेस मार्च ने अपनी खुशगवार आवाज में तोड़ा। याद है जब तुम छोटी थीं तो तुम्हें कितना मजा आता था पिलग्रिम्स प्रोग्रेस खेलने में? इससे बढ़कर कुछ खुशी ना होती जब मैं छोटे थैलों को बोझ बनाकर तुम्हारी पीठ पर बांध देती, टोपियां और छड़ियां और कागज के रोल दे देती, और तुम तहखाने में चलती जिसको तुम लोगों ने शहरे हलाकत का नाम दिया था। फिर ऊपर ऊपर छत तक जाती जहां तुम हर वो चीज जमा कर लेती जो तुम्हें अच्छी लगती ताकि तुम्हारा आसमानी शहर बन जाए। क्या मजा आता था, खास तौर पर जब शेरों के पास से गुजरते, अपोलियन से लड़ते और उस वादी से गुजरते जहां भूत प्रेत रहते थे। जो ने कहा, मुझे वो जगह पसंद थी जहां बोझ गिर जाते और सीढ़ियों से लुढ़क कर नीचे चले जाते थे। मैग ने कहा, मुझे ज्यादा याद नहीं सिवाय इसके कि मैं हमेशा तहखाने और अंधेरे गुजरगाह से डरती थी और ऊपर जाकर जो केक और दूध मिलता था वही मुझे सबसे अच्छा लगता था। अगर मैं अब इतनी बड़ी ना होती तो मुझे फिर खेलने में मजा आता। एमी ने कहा, जो 12 साल की उम्र में बचपने की चीजें छोड़ने की बातें करने लगी थी। हम कभी भी इस खेल के लिए बूढ़े नहीं होते प्यारी, क्योंकि ये तो वो खेल है जो हम हर वक्त एक ना एक शक्ल में खेलते रहते हैं। हमारे बोझ यहाँ हैं, रास्ता हमारे सामने है, और नेकी और खुशी की तलब वो रहनुमा है जो हमें कई मुसीबतों और गलतियों से निकालकर उस सकून तक पहुंचाती है जो असल आसमानी शहर है। अब मेरे नन्हे हाजियों, क्यों ना तुम फिर से शुरू करो हुनर का खेल जिसमें सच्चाई है, और देखो कि बाबा के आने से पहले तुम कहाँ तक पहुँचती हो। वाकई माँ, हमारे बोझ कहाँ हैं? एमी ने पूछा, जो बहुत सीधी सादी बच्ची थी। तुम सब ने अपने बोझ अभी बता दिए, सिवाय बेथ के। मेरा ख्याल है उसके पास कोई नहीं, माँ ने कहा। है तो मेरा बोझ बर्तन मांजना, गर्द पहुँचना, उन लड़कियों से हसद करना जिनके पास अच्छे पियानो हैं, और लोगों से डरना। बेथ का बोझ इतना मुज़य्या था कि सबका दिल चाहा हंसने को, पर कोई नहीं हंसा क्योंकि उसके जज्बात को ठेस पहुंचती। चलो कुछ ऐसा करते हैं, मैग ने संजीदगी से कहा। ये तो असल में अच्छा बनने की कोशिश का दूसरा नाम है, और ये कहानी हमें मदद कर सकती है क्योंकि हम अच्छा बनना तो चाहते हैं, लेकिन ये बहुत मुश्किल काम है और हम भूल जाते हैं और अपनी बेहतरीन कोशिश नहीं करते। तो आज रात तो मायूसी के दलदल में थे और माँ हमें निकालना ही जैसे किताब ने हेल्प किया। हमें तो अपने लिए भी रोल ऑफ डायरेक्शन चाहिए जैसे क्रिस्टियन के पास था। हम इसके लिए क्या करें? जो ने पूछा, जो इस ख्याल से खुश थी जो उसके रोजमर्रा के काम में कुछ रोमांच शामिल कर रहा था। क्रिसमस की सुबह अपने तकियों के नीचे देखना, तुम्हें अपना रहनुमा मिल जाएगा, मिसेस मार्च ने जवाब दिया। उन्होंने नया मंसूबा बातों बातों में तय कर लिया, जबकि बूढ़ी हन्ना ने मेज साफ कर दी। फिर चारों छोटी सिलाई की टोकरियां निकाल लाईं और सुइयां तेजी से चलने लगीं, क्योंकि लड़कियां आंट मार्च के लिए चादरें सी रही थीं। ये कोई दिलचस्प काम नहीं था, लेकिन आज रात किसी ने शिकवा नहीं किया। उन्होंने जो का मंसूबा अपना लिया कि लंबी सिलाई को 4 हिस्सों में बांट लें और इन हिस्सों को यूरोप, एशिया, अफ्रीका और अमेरिका के नाम दे दें। इस तरह काम खुशी खुशी आगे बढ़ता रहा, खास तौर पर जब वो उन मुल्कों के बारे में बातें करती जिन हिस्सों पर सिलाई करते हुए वो गुजर रही थीं। 9 बजे उन्होंने काम रोक दिया और हस्बे मामूल सोने से पहले गाना गाया। पुराने पियानो से ज्यादा धुन सिर्फ बैथ ही निकाल सकती थी, लेकिन उसका तरीका ये था कि वो जर्द कालियों को आहिस्ता से छूती और इन आसान गानों का ऐसा खुशगवार संगत बनाती जो वो सब मिलकर गाते। मैग की आवाज़ बांसुरी जैसी थी और वो अपनी माँ के साथ मिलकर छोटे से गाने वाले ग्रुप की लीडर बनती। एमी झींगुर की तरह चहचहाती और जो अपनी मर्जी से धुनों में इधर उधर घूमती रहती, अक्सर गलत जगह पर आकर कोई कड़क या कांपती सी आवाज़ निकाल देती जो सबसे अफसुर्दा धुन को बिगाड़ देती। वो ये रस्म बचपन से ही अदा करती आई थी, जब वो सिर्फ इतना बोल सकती थी, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। ये उनके घर की एक रिवायत बन गई थी क्योंकि उनकी माँ पैदाइशी गायिका थीं। सुबह सबसे पहली आवाज़ उनकी होती जो चिड़िया की तरह पूरे घर में गुनगुनाती फिरती, और रात को सोने से पहले आखिरी आवाज़ भी वही खुशगवार नगमा होता, क्योंकि लड़कियां कभी भी इतनी बड़ी नहीं होती कि इस मानूस लोरी से महरूम हो जाएं।